हाय एवरीवन, सॉल्यूशन कर रहे थे हम लोग और उसमें सॉल्यूशन चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट था उसके क्वेश्चंस को देख रहे थे। लास्ट लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है किए थे हम लोग। आज उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर an ideal binary liquid mixture कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। डेल्टा एस मिक्स इक्वल टू 0 और वैसे ही डेल्टा जी मिक्स बराबर 0। फिर है डेल्टा एच इक्वल टू 0, डेल्टा एस लेस दैन 0, डेल्टा वी इक्वल टू 0, डेल्टा जी ग्रेटर दैन 0, डेल्टा एस ग्रेटर दैन 0, डेल्टा जी लेस दैन 0। और इसी में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा एच इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा एस मिक्स इक्वल टू 0, डेल्टा जी मिक्स इक्वल टू 0 और लास्ट में है नन ऑफ दीज। दोनों सेमी क्वेश्चन है, ऊपर वाला करेंगे हम लोग, नीचे भी हो जाएगा। अब इसमें से ये जो टर्म्स हैं डेल्टा एस, डेल्टा जी, डेल्टा वी और डेल्टा एच, ये क्या हैं? तो इनके बारे में तो जब चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग तभी किए थे और बेसिकली ये थर्मोडायनेमिक्स की चीज़ है जो आप क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में किए हो। तो देखो, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग जो बात जानते हैं जो कभी नहीं भूलने वाला है वह है डेल्टा वी इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एच इक्वल टू 0। कि कोई भी एक आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके लिए जो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग होता है वह 0 होता है। मतलब दो कंपोनेंट के जितने वॉल्यूम को आप मिला करके वह सॉल्यूशन बनाओगे उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी वही होगा। और साथ ही साथ कि ऐसे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन के दरमियान ना तो हीट एनर्जी रिलीज होता है और ना ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। डेल्टा एच 0 का मतलब हुआ, डेल्टा एच 0 होने का मतलब हुआ कि ऐसे प्रोसेस के दरमियान ना तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और ना ही हीट एनर्जी रिलीज होता है। अब डेल्टा वी और डेल्टा एस तो चलो ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं तो दो ऑप्शन सही लग रहा है, डेल्टा बी और सी, क्योंकि इसमें डेल्टा एच 0 है, डेल्टा बी भी 0 है। लेकिन व्हाट अबाउट डेल्टा एस एंड डेल्टा जी? इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म हम लोग पढ़े हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस इक्वेशन को याद रखोगे। अब यदि डेल्टा एच 0 हो रहा है तो डेल्टा जी को क्या लिखोगे? 0 माइनस टी डेल्टा एस। इसका मतलब डेल्टा जी इज माइनस टी डेल्टा एस। माइनस टी डेल्टा एस मतलब यहाँ जो भी क्वांटिटी होगा वह माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा। और इसका मतलब हुआ डेल्टा जी नेगेटिव, और नेगेटिव होने का मतलब ही होता है लेस दैन 0। तो डेल्टा जी क्या आएगा? 0 से कम। अब यदि डेल्टा जी लेस दैन 0 नेगेटिव है तो फिर से इसी इक्वेशन से चलेंगे कि डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा एच इज 0 माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ भी नेगेटिव क्वांटिटी 0 तो हटा ही दो, और यहाँ भी नेगेटिव क्वांटिटी टी डेल्टा एस। तो नेगेटिव नेगेटिव ख़त्म, तो यहाँ से डेल्टा एस कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा, और पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब ग्रेटर दैन 0। तो यदि इसको हम लोग सही करते हैं डेल्टा एस 0, तो डेल्टा एस लेस दैन 0 दिया हुआ है, जबकि डेल्टा एस ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। अच्छा, डेल्टा भी बराबर 0 को यदि देखते हैं तो यहाँ डेल्टा जी ग्रेटर दैन 0 है, जबकि एक्चुअल में डेल्टा जी लेस दैन 0 आ रहा है।
तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, जहाँ डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा जी लेस देन 0 है। समझ रहे हो, चैप्टर पढ़े तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से डील किया गया था इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, ध्यान रखो। तो उसी पर अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। तो डेल्टा एस 0, देखो लोग कंफ्यूज करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है मतलब सब कुछ 0 होना है, नहीं, डेल्टा एस और डेल्टा जी का अलग माजरा है, 0 होगा डेल्टा भी और डेल्टा एच, तो यहाँ डेल्टा एच 0 दिया और दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसा तो नहीं याद है ना, तो बस ये दोनों को याद रखोगे, डेल्टा भी डेल्टा एच, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला फिर अपने से हो जाएगा। कन्फ्यूजन होता है कि कौन ग्रेटर देन 0 था कौन लेस देन 0 था, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप इस फॉर्मूला को याद रखो और यहाँ से तुरंत फिर जो है ना पता कर लो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी कंसेप्चुअल सोचने वाला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which of the following will show a negative deviation, will show a negative deviation from रॉल्स लॉ। ऑप्शन दिया हुआ है एसीटोन बेंजीन, एसीटोन इथेनॉल, बेंजीन मिथेनॉल और एसीटोन क्लोरोफॉर्म। बोला इसमें से कौन जो है नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। याद करो आइडियल सॉल्यूशन के बाद जो हम लोग पढ़े थे उसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब जो रॉल्स लॉ को ऑबे नहीं करेगा। अब रॉल्स लॉ को ऑबे नहीं करेगा तो डेल्टा भी 0 के बराबर नहीं होगा, डेल्टा एच 0 के बराबर नहीं होगा, तो फिर बात आता है कि 0 नहीं होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। डेल्टा भी ज़्यादा हो गया यदि वॉल्यूम चेंज, तो पॉजिटिव डेविएशन, कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन। तो यह जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन हम लोग पढ़ रहे थे, यह पढ़ते थे किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये दो होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन वाले और दूसरे होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या है कि ए और बी यदि दो कंपोनेंट से मिल करके ए और बी बन रहा है तो यहाँ इस ए बी का इंटरैक्शन कमज़ोर हो जाता था और ये दोनों इंटरैक्शन पहले से मजबूत होता था। नेगेटिव डेविएशन में उल्टा कि यदि प्योर कंपोनेंट है तो इस प्योर कंपोनेंट का जो बॉन्ड होगा वह कमज़ोर हो रहा था और दोनों को मिलाने के बाद जो बन रहा था वह स्ट्रॉन्ग बन रहा था। ऐसा तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है नेगेटिव डेविएशन, तो हम लोग को देखना केवल ये है कि ये दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद बॉन्ड कमज़ोर होगा या मजबूत। तो नेगेटिव डेविएशन को कर रहा है मतलब मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए देखो सिंपल सा चीज़ है, मॉलिक्यूल के नेचर को पहचानना होगा बस। एसीटोन एक पोलर मॉलिक्यूल है, बेंजीन एक नॉन पोलर है। यहाँ एसीटोन भी पोलर है, इथेनॉल भी पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर, मिथेनॉल पोलर, एसीटोन पोलर, क्लोरोफॉर्म इज ऑल्सो पोलर। तो याद रखेंगे हम लोग कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एक कमज़ोर बॉन्ड होता है, वीकर फोर्स, और जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें मजबूत बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गर फोर्स।
तो नन पोलर में जो बेसिकली फोर्स होता है वह डिस्पर्सन होता है, और ये पोलर वाला में जो होगा वो या तो डायपोल डायपोल होगा या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा मजबूत होगा किससे? डायपोल डायपोल से। तो मान लो कि आप एसीटोन और बेंजीन को मिलाते हो, एक पोलर और एक नन पोलर, तो अभी यह पोलर है मतलब कि इसमें डायपोल डायपोल है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं है। बेंजीन नन पोलर है मतलब इसमें डिस्पर्सन होगा। अब एक पोलर और एक नन पोलर को मिलाओगे तो यहाँ जो फोर्स बनता है वह डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल बनता है, या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल डिस्पर्सन से तो मजबूत है लेकिन डायपोल डायपोल से कमज़ोर है। तो यहाँ डायपोल डायपोल की तुलना में फोर्स कमज़ोर हो जा रहा है, जबकि फोर्स यहाँ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो ये नहीं होगा। फिर आ जाओ एसीटोन और इथेनॉल की बात कर ले हम लोग। अब एसीटोन और इथेनॉल यदि है तो एसीटोन में अभी बताए डायपोल डायपोल, इथेनॉल में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जब तुम इथेनॉल और एसीटोन को मिलाओगे तो बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड ही, ऐसा। ये एसीटोन है और इसके साथ तुम मिलाओगे इथेनॉल तो यहाँ बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यह हाइड्रोजन बॉन्ड कमज़ोर होगा किससे? जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है दो इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच उससे, क्योंकि इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आपस में पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं, जबकि एसीटोन के मॉलिक्यूल्स पहले से डायपोल डायपोल से जुड़े हुए हैं। तो इथेनॉल का मॉलिक्यूल इधर का हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके इधर बनाएगा तो यह बॉन्ड कमज़ोर होगा उधर की तुलना में, तो फिर से यहाँ बॉन्ड कमज़ोर हो जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग। तो ये भी नहीं होना है। बेंजीन मिथेनॉल नन पोलर आ गया तो इसका भी होने का चांस नहीं है, जैसा भी ऊपर में समझाए थे। तो लास्ट में अब बच रहा है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। क्या कहानी है दोनों में देखते हैं हम लोग। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, प्रोपानोन। एक और एसीटोन का मॉलिक्यूल ले लो। अब यहाँ जो ये फोर्स लग रहा है दो एसीटोन के बीच, दिस इज डायपोल डायपोल, पोलर मॉलिक्यूल है डायपोल डायपोल। क्लोरोफॉर्म में भी वही कहानी है। देखो क्लोरोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक और एक दो, तो यहाँ भी यह जो फोर्स लग रहा है दिस इज डायपोल डायपोल, ऐसा। तो ये दोनों डायपोल डायपोल हैं अभी, लेकिन जब इन दोनों को आप आपस में मिलाओगे तो मिलाने के बाद कैसा फोर्स होगा देखो। तो अब एक मॉलिक्यूल आ जाएगा एसीटोन का ऐसे, और दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा क्लोरोफॉर्म का ऐसा। अभी क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और एसीटोन का ऑक्सीजन, इसके बीच यहाँ बनना है हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनता है उस हाइड्रोजन के द्वारा जो पहले से एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, तो यहाँ जो आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके दिखा रहे हो यह हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या हम बोल रहे समझ रहे हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड वह हाइड्रोजन बनाता है जो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या फ्लोरीन से। लेकिन यहाँ वाला हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना लिया? तो कैसे बनाया देखो, यह हाइड्रोजन कार्बन से जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन अब इस कार्बन से तीन तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और ये तीनों क्लोरीन हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के तुलना में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि ये तीनों क्लोरीन मिलकर के इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, और जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस सब विड्रॉ करेगा तो यहाँ से इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफ़ी हाई हो जाएगा। मतलब अब यह कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग नाइट्रोजन के बराबर होने चला है, नाइट्रोजन के बराबर होने चला है। तो अब जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाएगा इनके चलते, तब यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। मतलब यही यदि ऐसे रहता ना कि एक एसीटोन आप लेते, ठीक, और दूसरा मान लो यहाँ मीथेन होता या क्लोरोमीथेन होता, अब यहाँ आप बॉन्ड बनाते तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहलाता, क्योंकि अभी हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यह एक ही क्लोरीन से जुड़ा हुआ है या एक भी क्लोरीन ना रहे।
तो यहाँ चूंकि तीन तीन क्लोरीन से है और ये तीनों क्लोरीन मिल करके जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो इस वजह से कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पॉजिटिव चार्ज के आने के चलते ना इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी आगे भागेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और तब फिर उसका हाइड्रोजन जो है वह लाइक होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के। तो यही कंसेप्ट था इसमें, याद रखोगे। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पूछा, इसके अलावे हो सकता है कि एग्जाम में आइडियल नॉन आइडियल पूछे, तो आइडियल नॉन आइडियल केवल पूछेगा तब तो आसान है। पहले ही बताया कि यदि एक जैसे मॉलिक्यूल हो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, जैसे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, बेंजीन टॉल्यूइन, ये सारे एक जैसे मॉलिक्यूल है तो आइडियल बनाएंगे। एक जैसे नहीं है, मतलब अलग अलग क्लास के कंपाउंड है, एक अल्कोहल है तो दूसरा कीटोन है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन नॉन आइडियल बनाते हैं। नॉन आइडियल में पॉजिटिव वाला बनेगा कि नेगेटिव, उसके लिए मॉलिक्यूल का नेचर पता होना चाहिए और मॉलिक्यूल्स के बीच किस प्रकार के फोर्स ऑपरेट होते हैं यह भी पता होना चाहिए। इतनी सारी बातें यदि पता है तब जा कर के आप एबल हो पाओगे या बतलाने लायक हो पाओगे कि वह मॉलिक्यूल पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव। तो इसी में अगला क्वेश्चन है, which of the following is an example of maximum boiling azeotrope? ऑप्शन है 2% KCl सॉल्यूशन इन वाटर, नेक्स्ट है 98% इथेनॉल प्लस 10% वाटर, 68% HNO3 प्लस 32% वाटर और लास्ट में नन ऑफ दी एबव। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का, उसी के आधार पे बाद में फिर हम लोग एजियोट्रॉप पढ़े थे कि एजियोट्रॉप मतलब कि वैसा लिक्विड मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो। तो उसमें भी दो प्रकार का था, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे उनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो रहा था और जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे थे उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो रहा था। समझो ध्यान से, क्या पढ़े थे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है या दो प्रकार का, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, नेगेटिव डेविएशन माने वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब चूंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर का, तो वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और यहाँ वेपर प्रेशर कम हो गया मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब ओवरऑल हम लोग को यही चीज़ पता करना है कि नेगेटिव डेविएशन कौन शो करेगा। और अभी हम लोग देखे थे KCl सॉल्यूशन को जब वाटर में मिलाओगे तो हम लोग जान रहे हैं कि KCl एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, वाटर में मिलाने के बाद इसका वेपर प्रेशर घटेगा। वेपर प्रेशर घटेगा मतलब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। लेकिन कंसंट्रेशन को देखो ज़रा, 2% KCl
मतलब कि यदि 100 ग्राम वाटर है तो इसमें से 2 ही ग्राम KCl होगा। तो इतना कम अमाउंट KCl होने से वेपर प्रेशर पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वेपर प्रेशर घटेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं घटेगा क्योंकि 2% सॉल्यूशन है। 98% इथेनॉल और 10% वाटर। इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, मतलब यह मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। तो अब बच जा रहा है C या फिर D में नॉन ऑफ दी अबव। तो ज़रा इसको देख ले। नाइट्रिक एसिड का ऐसा फॉर्मूला है, दिस इज नाइट्रिक एसिड। 32% वाटर, तो इसके साथ जब आप वाटर मिलाओगे तो ऐसा होना है। अब नाइट्रिक एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं, लेकिन जब वही हाइड्रोजन बॉन्ड अभी वाटर के साथ मिलने पे बनाएगा तो वाटर के मिलने के बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वह मजबूत बनता है, क्योंकि वाटर जो है ना ज़्यादा पोलर है, ज़्यादा पोलर नेचर का है, मतलब यह मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। मतलब नाइट्रिक एसिड का यह 2 मॉलिक्यूल है तो इसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है यह थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन वही जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बन गया तो स्ट्रॉन्ग, फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, मतलब नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन शो करेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होना लाजमी है, क्योंकि यह बतला पाना मुश्किल होता है कि फोर्स किस स्ट्रेंथ का होगा। एक अंदाज लेकर के चलना पड़ता है, मॉलिक्यूल का नेचर को समझ करके इसको करना पड़ता है। याद रखोगे कि एजियोट्रॉप के लिए यह कंसंट्रेशन भी फिक्स होता है, इसको भी हम लोग जानते हैं। तो यह कंसंट्रेशन याद रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है एक अननोन लिक्विड मिक्सचर के लिए कंसंट्रेशन याद रखना कि किस कंसंट्रेशन पे वह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। तो बस आप इस नेचर को पता कर लेना कि वह नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला है या पॉजिटिव, और वह पता करेंगे फोर्स के आधार पर, और फोर्स पता चलता है मॉलिक्यूल का नेचर वगैरह के आधार पर। हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट में। 50 क्वेश्चंस हैं, मतलब कि 50 टॉपिक्स, अलग अलग 50 टॉपिक्स है। अब एक चैप्टर में 50 टॉपिक्स से ज़्यादा रेयरली ही होना है, तो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके हम लोग करते हैं तो फिर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ मोलैलिटी ऑफ द dilute solution is doubled, the value of molar depression constant Kf will be। ऑप्शन में है हाफ्ड, ट्रिपल्ड, सी में है अनचेंज्ड, और डी में है डबल्ड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, एजियोट्रॉप के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, और उसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो डेल्टा TB, चाहे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो डेल्टा TF, बोथ आर प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसा तो अभी KF के टर्म में दिया हुआ है, इसी को लेकर के चलते हैं। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, तो जब यहाँ KF को लिखोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा TF बाई M। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि KF इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M। KF जो है वह मोलैलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साफ साफ पता चल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसका मोलैलिटी को डबल कर दिया गया है, 2 गुना, मतलब मोलैलिटी यदि अभी X है तो क्वेश्चन के अनुसार अभी 2 गुना हो जाएगा 2X।
तो उस हिसाब से अब जो के एफ है वह तो हाफ हो गया ना, डायरेक्ट हो जाएगा आंसर हाफ, आधा हो जाएगा। फॉर्मूला के आधार पे था, फॉर्मूला याद है तो फिर हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में एक क्वेश्चन और है, सेम 21 नंबर। हाँ 20 अलग है, उसको भी देखते हैं। 21 इसी के जैसा है, और वहाँ बोल रहा है कि जो एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, मतलब कि केबी उसका यूनिट क्या है। तो देखो यहीं से फॉर्मूला आ जाएगा ना, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। तो के बी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी बी बाई एम। अब डेल्टा टी बी मैंने चेंज इन टेम्परेचर, जिसका यूनिट केल्विन, और ये है यहाँ पे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का होता है मोल पर केजी, सो केल्विन केजी पर मोल, या इसी को लिखा जा सकता है केल्विन, और ये एम को डायरेक्ट ऊपर ले जाओगे तो पर मोलल, ऐसा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ही, ए नंबर ही इसका सही ऑप्शन है। इसी का क्वेश्चन नंबर 20, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब वह भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑस्मोटिक प्रेशर of the solution can be increased by a number, increasing the temperature of the solution, b decreasing the temperature of the solution, c increasing the volume of the solution, and d dilution of the solution। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या फॉर्मूला लोग पढ़े थे, याद करो। फॉर्मूला था पाई इक्वल टू सी आर टी, और इसको सॉल्व किए थे तो डब्लू बाई एम इंटू वी, यहाँ आर इंटू टी, ऐसा। तो यहाँ से साफ साफ देख रहे हैं कि पाई प्रोपोर्शनल है टी का, और पाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वी का। तो पहला बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का यहाँ बढ़ाना है, तो कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़े। ऑब्वियसली टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, डायरेक्ट यही आंसर सही हो जाना है। बीच में डिक्रीजिंग द टेम्परेचर तो गलत हो गया, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम यदि बढ़ाएंगे तो घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और लास्ट में वही है डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो डाइल्यूशन होने का मतलब कि वॉल्यूम फिर से बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर फिर घटना है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर करना क्या है, क्वेश्चन के अनुसार बढ़ाना है। समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 तक का हम लोग किए, और जो क्वेश्चन सब बच गए हैं वे आगे के लेक्चर से होंगे, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन इसमें है सॉल्व करने वाला है, थोड़ा बड़ा सा सॉल्यूशन या कैलकुलेशन होगा उसमें, तो समय लग जाएगा, इसलिए उसको हम लोग आगे का लेक्चर से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।